हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस विजन अकेडमी पर। तो दोस्तों, आज जो है हम इस वीडियो के माध्यम से शिक्षा व मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा और ये जो है दर्शन शास्त्र से किस तरह भिन्न है आदि आदि चीज़ों का हम डिटेल अध्ययन करेंगे। इसके बाद एमसीक्यू जारी होगा हमारे चैनल के माध्यम से। इससे पहले जो छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान देंगे। छात्रावास अधीक्षक जो हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, सीजी हॉस्टल वार्डन, या फिर सीजी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये शिक्षक भर्ती, सीजी टेट या सी टेट जिसका भी एग्ज़ाम आप कर रहे हैं, ये तीनों का लगभग सिलेबस वही है और ये बहुत महत्वपूर्ण नोट्स है, बुक है। हम अध्ययन करेंगे पाठक की बुक का। तो चलिए यहाँ पर हम देखने वाले हैं शिक्षा व मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा पार्ट 1 होगा, जिसके अंतर्गत हम जो है अभी शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा देखेंगे और दर्शन शास्त्र से ये किस तरह भिन्न है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू से अंत तक सारे क्लास आप अटेंड करें, सारे चीज़ों को आप देखें कि किस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं आपके विभिन्न एग्जाम में, सीजीपीएससी व्यापम या सीटेट में किस तरह से पूछा गया है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। उस दृश्य से हम पढ़ेंगे इसे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल में अगर पहली बार जुड़े हुए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि अगला वीडियो आए जो भी इसका अध्ययन से संबंधित आपका सीजी टेट, सी टेट, हॉस्टल वार्डन, शिक्षक भर्ती, उसका आप तैयारी कर सकें। तो चलिए, पहला जो है ये है शिक्षा का आधुनिक अर्थ। यहाँ पे देखिए, आधुनिक समय में शिक्षा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। उसके एक मुख्य अर्थ का उल्लेख करते हुए डगलस व हालंड, तो ये याद रखिएगा, डगलस व हालंड ने लिखा है कि शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो एक व्यक्ति में उसके जीवन काल में होते हैं। तो देखिए, ये परिवर्तन की बात करते हैं, उन सब परिवर्तनों की बात करते हैं जो व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं। तो ये दो चीज़ याद रखिएगा। एक तो परिवर्तन की बात करते हैं, शिक्षा शब्द जो है परिवर्तन व्यक्त किया जाता है, सब उन सब में परिवर्तन जो व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं। तो जीवन काल और परिवर्तन की बात करता है कौन? ये डगलस और हालंड। तो देखिए, यहीं से पहला क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कि इस सेंटेंस को किसने कहा, इस परिभाषा को किसने दिया कि व्यक्ति के उन सब परिवर्तनों की व्याख्या करता है जो जीवन काल में होता है। व्यक्ति के एक जीवन काल में जो घटनाएं घटती है, जो व्यक्ति के जीवन काल में जो भी चीज़ होता है, उसका जो परिवर्तन को व्यक्त करता है, जीवन काल में होने वाले परिवर्तन को व्यक्त करता है, बताता है, तो ये कहते हैं डगलस व हालंड। तो ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके सीजी टेट, शिक्षक भर्ती और हॉस्टल वार्डन में पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे हम देखेंगे यहाँ पर आगे क्या और कहा गया है। व्यक्ति अपने जन्म के समय असहाय होता है, ध्यान रखेंगे। दूसरों की सहायता से अपनी आवश्यकता को पूरा करता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है वैसे वह उनको पूरा करना और अपने वातावरण से अनुकूलन करना सीखता है। तो देखिए, बचपन में कोई भी, आप जानते हैं कि बचपन में कोई भी असहाय होता है और दूसरों की सहायता से वो अपनी जो आवश्यकता होता है उसको पूरी करता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है उसके बाद वो क्या करता है, वातावरण से अनुकूलन करना सीखता है। इन कार्यों में शिक्षा उसे विशेष योग देती है, मतलब शिक्षा जो है विशेष योगदान देती है। ये कह सकते हैं शिक्षा न केवल उसे अपने वातावरण से अनुकूल करने में सहायता देती है, वरन उसके व्यवहार में ऐसे वांछनीय परिवर्तन भी करती है। तो देखिए, उनके जो है वातावरण में अनुकूलन तो करता ही है, इसके अतिरिक्त उसके व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन भी करती है। किसके माध्यम से होती है? शिक्षा के माध्यम से। वह अपना और अपने समाज का कल्याण करने में सफल होता है। ये शिक्षा करता है, अपना भी कल्याण करता है, साथ साथ समाज का भी कल्याण करने में वो सफल होता है एक अच्छे शिक्षा से। देखिए, शिक्षा इन कार्यों को संपन्न करके ही सच्ची शिक्षा कहलाने की अधिकारिणी हो सकती है। तो देखिए, संभवतः इसी विचार से प्रेरित होकर के डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है। तो ये जो कोटेशन है, ये जो परिभाषा है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। राधाकृष्णन क्या कहते हैं यहाँ पर? शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अनुवर और अपूर्ण है। तो देखिए, शिक्षा क्या है? मनुष्य और समाज, दो बातें करते हैं ये डॉक्टर राधाकृष्णन कि मनुष्य और समाज का निर्माण करने वाला होना चाहिए शिक्षा। ये बात जहाँ भी आती है तो कौन कहते हैं? डॉक्टर राधाकृष्णन। ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे परिभाषा अभी आगे हम लोग
और देखने वाले हैं। तो इसी तरह से आपको समझना है, क्योंकि इसके बाद MCQ आपका जारी होगा, तो आप अच्छे से देखते जाइए। अब हम देखेंगे आगे दोस्तों कि शिक्षा की आधुनिक परिभाषाएं क्या है। तो देखिए, शिक्षा की आधुनिक परिभाषाएं में हम देखेंगे तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं फ्रेंडसन ने क्या कहा, आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। तो देखिए, व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण की बात कौन करते हैं, तो फ्रेंडसन बात करते हैं, ये याद रखिएगा। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपके CG हॉस्टल वार्डन में भी, शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी, और CG टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आप पूरा अटेंड करें और शुरू से हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, फ्रेंडसन ये किसकी बात करते हैं, एक बार फिर देखते हैं। व्यक्ति और समाज दोनों की कल्याण की जब भी बात आएगी तो वो फ्रेंडसन कहते हैं। दूसरा भी है आपका डबविल, सबको याद रखना है आपको। अपने व्यापक अर्थ में शिक्षा में से सब प्रभाव सम्मिलित रहते हैं जो व्यक्ति पर उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ते हैं। तो देखिए, व्यापक अर्थ में शिक्षा में से वह सब प्रभाव सम्मिलित होता है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ते हैं। तो देखिए, जन्म से मृत्यु तक की बात करते हैं कौन, डबविल। कौन करते हैं, डबविल। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका यूलिच क्या कहते हैं, एक बार सरसरी तौर पर देखे रहिए, 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस करें, इन परिभाषाओं को 5 बार 6 बार पढ़ें तो आपको याद आ जाएगा आपके एग्जाम सेंटर में किन्होंने क्या कहा। अब देखिए, यूलिच ये क्या कहते हैं, शिक्षा व्यक्तियों के द्वारा और व्यक्तियों के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। तो देखिए, यूलिच आप अलग कहते हैं, तो तीनों अलग अलग परिभाषा दी हैं, तो बिल्कुल आप छाट सकते हैं। ये कहते हैं शिक्षा व्यक्तियों की और व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तियों के लिए लिए जाने वाली प्रक्रिया है। यह सामाजिक प्रक्रिया है और इसको समाज के संपूर्ण स्वरूप और कार्यों से पृथक नहीं किया जा सकता, ये कहा जा रहा है। तो देखिए, व्यक्तियों की और व्यक्तियों द्वारा व्यक्तियों से ली जाने वाली प्रक्रिया, ये कौन बात करते हैं, यूलिच। तो ऐसे आप याद करने के लिए थोड़ा सा इसको याद रखें, शुरू सेंटेंस को कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे, व्यक्तियों की और व्यक्तियों के ली जाने वाली प्रक्रिया से बात की जा रही है। तो वो कौन बात करते हैं इसके संबंध में, यूलिच बात करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, तीनों अच्छे से याद रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। और जो भी परिभाषा है उसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, रखने से काम नहीं चलने वाला, समझ के चलिए कौन क्या बात करते हैं। 7 से 8 बार पढ़ेंगे आप तो आपको जरूर याद हो जाएगा। अब देखिए, मनोविज्ञान का जन्म देखते हैं। तो देखिए, बर्थ ऑफ साइकोलॉजी, इसमें क्या है, रेबर्न का मत है कि मनोविज्ञान ने अरस्तु के समय में दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में अपना जीवन आरंभ किया। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, चूँकि शिक्षा व मनोविज्ञान हम अध्ययन कर रहे हैं, तो ये अरस्तु के समय से, रेबर्न का मत है कि अरस्तु के समय से ये दर्शन शास्त्र के रूप में आरंभ किया। ये जो साइकोलॉजी है, ये अपने जीवन का आरंभ ये अपने किस रूप में किया, तो ये जो है अपना दर्शन शास्त्र के रूप में किया। तो एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि मनोविज्ञान किस रूप में आरंभ हुआ, तो दर्शन शास्त्र के रूप में आरंभ हुआ शुरू में। उस समय से लेकर सैकड़ों वर्षों तक उसका विवेचन इसी शास्त्र के अंग के रूप में किया गया। देखिए, मतलब 100 साल तक इसी तरह से अध्ययन हुआ दर्शन शास्त्र के रूप में। फिर पर जैसा कि रेबर्न ने लिखा है, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ। देखिए, रेबर्न की बात आ जाती है, मनोविज्ञान का जन्म में किनका नाम आ रहा है, रेबर्न का। तो ये अच्छे से याद रखिएगा। और ये लिखते हैं, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने विज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। ये बात कौन कहते हैं, तो रेबर्न कहते हैं। ये नाम आप अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके उठ सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो ये समझ में तो आ रहा होगा आप सभी को। आगे देखेंगे, मनोविज्ञान के अर्थ में क्रमशः परिवर्तन, मतलब जो है मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से किस तरह पृथक हुआ है, उस बारे में हम देखेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो देखिए, मनोविज्ञान का अर्थ में क्रमशः जो परिवर्तन है, मतलब ये दर्शन शास्त्र के शुरू में दर्शन शास्त्र के रूप में अध्ययन किया गया, ये रेबर्न का मत है। आप सभी ने देखा किसका मत था, ये रेबर्न का मत था। अब क्या हुआ, अब देखिए, रेबर्न के बाद जो है मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से पृथक हुआ। कैसे पृथक हुआ, किन कारणों से पृथक हुआ, वो हम आगे देखेंगे। तो देखिए, पहला कारण है, हम पढ़ेंगे यहाँ पर आत्मा का विज्ञान। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान किन किन कारणों से पृथक हुआ। ऑप्शन आपका देगा पहला, दूसरा, तीसरा। तो आप अच्छे से इसे डिटेल पढ़े रहेंगे तो वहाँ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आप डिटेल पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो चलिए, पहला है आत्मा का विज्ञान,
देखिए आत्मा का विज्ञान ये है गैरेट के अनुसार। तो देखिए साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुई है। पहला है साइको, देखिए ये कहते हैं यूनानी भाषा के दो शब्दों से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है साइको का अर्थ है सोल और लोगोस दूसरा है लोगोस। पहला है साइकोस जिसका अर्थ है आत्मा, साइकी पहला है साइकी जिसका अर्थ आत्मा हुआ, दूसरा है लोगोस। देखिए साइकोलॉजी जो है दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। पहला है साइकी जिसका अर्थ आत्मा कहेंगे, दूसरा लोगोस है जिसका अर्थ हम स्टडी या अध्ययन के नाम से जानेंगे। तो इस तरह से प्राचीन काल में साइकोलॉजी या मनोविज्ञान का अर्थ स्टडी ऑफ सोल्स मतलब आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने वाला विज्ञान के रूप में जाना गया। पहले क्या जाना गया, देखिए साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना, आप सभी देख सकते हैं। पहला साइकी जिसका अर्थ क्या है आत्मा, दूसरा लोगोस जिसका अर्थ है अध्ययन स्टडी। तो इस तरह से आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने वाला विज्ञान कहा जा सकता है किसको, साइकोलॉजी को पहले, इसलिए इसको उस काल में आत्मा का विज्ञान माना जाता था। आगे हम लोग अनेक यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। इन दार्शनिकों में उल्लेखनीय है, तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके उठ सकते हैं कि आत्मा का विज्ञान किन किन दार्शनिकों ने साइकोलॉजी को माना है या मनोविज्ञान को किन किन दार्शनिकों ने, पहला प्रश्न बनता है। देखिए मैं क्वेश्चन भी आपको कराते चलूँगा साथ साथ किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए किन किन मनोवैज्ञानिकों ने इनको जो है दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है, किन का नाम उल्लेखनीय है। तो यहाँ देखिए प्लेटो, एरिस्टोटल मतलब अरस्तु और डिस्क्रेट्स, ये तीनों ने इनको जो है क्या माना है, दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। ये तीन नाम याद रखेंगे, प्लेटो, अरस्तु और यहाँ पे डिस्क्रेट्स, ये तीनों ने जो है क्या माना है, इसको आत्मा का विज्ञान माना है। तो ये तीनों नाम पूछे जा सकते हैं, पर ये और अन्य दार्शनिक का उत्तर न दे सके आत्मा क्या है। देखिए अब क्या हुआ कि आगे चल कर के इन्होंने आत्मा को विज्ञान माना, लेकिन और लोगों को ये भी डाउट हुआ कि आत्मा क्या है, उनका रंग क्या है, आकार क्या है। ऐसा हो सकता था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता था, इसलिए 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का अर्थ को अस्वीकार कर लिया गया। तो मनोविज्ञान का ये अर्थ जो है आत्मा का विज्ञान है, इसको कब अस्वीकार किया गया, तो 16वीं सदी में। ये भी सेकंड क्वेश्चन आपका बन सकता है इस तरह से। और जो मनोवैज्ञानिक का नाम है इनको तो आपको याद ही रखना है दार्शनिकों का। सेकंड मत है कि किन कारणों से आपका दर्शन शास्त्र से अलग हुआ मनोविज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, ये सेकंड कारण है। तो मध्य युग के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान बताया। देखिए मध्य युग का, किस युग के लोगों ने, मध्य युग। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान किसने बताया, तो मध्य युग के लोगों ने बताया। दूसरों शब्दों में उन्होंने विशेष रूप से इटली के दार्शनिक, कहाँ के दार्शनिक, इटली के दार्शनिक। तो यहाँ देखिए यहाँ दिया है पोम्पोनज्जी। तो पोम्पोनज्जी ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। पोम्पोनज्जी ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा, तो पोम्पोनज्जी ने। इसका मुख्य कारण यह था कि आत्मा के, यहाँ देखिए इसका मुख्य कारण था कि आत्मा के मानसिक और आध्यात्मिक पहलू अध्ययन के लिए पृथक विषय हो गए थे, पर कोई भी दार्शनिक मस्तिष्क की प्रकृति और स्वरूप को निश्चित नहीं कर सकता था। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा है मुख्य कारण क्या था इसका, मस्तिष्क का विज्ञान कहने का, कि आत्मा मानसिक और आध्यात्मिक पहलू के अध्ययन से पृथक विषय हो गया था। जो हम क्या करते थे, जो आध्यात्मिक था, जो हमारे धर्म प्रति रुझान था, वो पहलू जो है अध्ययन के विषय से पृथक हो गए थे, पर कोई भी दार्शनिक मस्तिष्क की प्रकृति और स्वरूप को निश्चित नहीं कर सकता था। जब ये दार्शनिक अध्ययन कर रहे थे तो ये कोई भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे कि मस्तिष्क की प्रकृति और स्वरूप को निश्चित नहीं कर पा रहे थे। इसका परिणाम बताते हुए B.N. झा ने लिखा है। तो देखिए ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में होता क्या है दोस्तों, हमारा हाईलाइटेड चीज़ जो अंदर से ऐसे परिभाषा रहता है ये पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। B.N. झा ने क्या कहा, मस्तिष्क के स्वरूप के अनिश्चित रह जाने के कारण मनोविज्ञान ने मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में किसी प्रकार की प्रगति नहीं की। तो देखिए मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में जो है मनोविज्ञान किसी भी प्रकार की कोई प्रगति नहीं की। ये कौन कहते हैं, झा कहते हैं। तो देखिए कोई भी प्रगति नहीं की मस्तिष्क विज्ञान, ऐसा आता है तो B.N. झा का नाम याद रखेंगे।
और सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये अच्छे से याद रखिएगा, पोम्पोनजी इन्होंने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। नेक्स्ट है आपका चेतना का विज्ञान। तो चेतना का विज्ञान देखते हैं यहाँ पर 19वीं शताब्दी में यहाँ देखिए विलियम जेम्स और विलियम वुड जेम्स सूली, ये तीन नाम याद रखिएगा, विलियम जेम्स, विलियम वुड और जेम्स सूली आदि विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किन दार्शनिकों ने बताया? तो विलियम जेम्स, विलियम वुड और जेम्स सूली, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलिए देखते हैं, उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। चेतन, देखिए चेतन जहाँ हमारा मन चेतन जागृत होता है उसका अध्ययन करता है कहते हैं ये, पर वे चेतना शब्द के अर्थ के संबंध में एक मत न हो सके। इन्होंने तो कह दिया कि चेतना की क्रियाओं का अध्ययन करता है मनोविज्ञान, लेकिन ये जो है इस अर्थ के संबंध में चेतना का जो अर्थ है उसके संबंध में एक मत नहीं हो पाए। दूसरे चेतन मन के अलावा अचेतन मन और अर्धचेतन मन भी होते हैं जो मनुष्य की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। परिणामतः मनोविज्ञान का यह अर्थ सीमित होने के कारण क्या हो गया, समवाय न हो सका। तो देखिए इन्होंने तो कहा चेतना का अध्ययन करता है, चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है मनोविज्ञान, लेकिन ये एक मत नहीं हो पाए, इस कारण से ये समवाय भी नहीं हो पाया। ये फिर भी कहने लगे कि अचेतन अर्धचेतन ये भी क्रियाएं होती हैं, इनका ये कहना था। किनका? विलियम जेम्स, विलियम वुड और विलियम सूली, ये तीनों नाम आप याद रखेंगे। अब चलिए देखते हैं व्यवहार का विज्ञान। तो यहाँ पे देखिए व्यवहार का विज्ञान ये जो है देखिए 20वीं शताब्दी के आरंभ में मनोविज्ञान के अनेक अर्थ बताए गए, जिनमें सबसे अधिक मान्यता इस अर्थ को दी गई, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, पूछा जा सकता है कि अधिक मान्यता किसको दिया गया? तो मनोविज्ञान 20वीं शताब्दी में किसको दिया गया? व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान प्रकृति चेतना का विज्ञान है, ऐसे ऑप्शन मिलेगा आपको, तो आपको ध्यान रखना है मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान माना गया। दूसरे शब्दों में मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। आधुनिक समय में मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग साधारणतः इसी अर्थ में किया जाता है। तो देखिए मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। ये 20वीं सदी की ये जो है प्रचलित परिभाषा है, ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए प्राचीन काल से आधुनिक समय तक मनोविज्ञान की जीवन यात्रा का चित्र अंकित करते हुए वुडवर्थ ने लिखा है। क्या लिखा है? देखिए ये याद रखिएगा, सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन का त्याग किया। देखिए आत्मा की त्याग और मन की त्याग जब भी बात आती है मनोविज्ञान के संबंध में तो कौन कहते हैं? वुडवर्थ। इस तरह से आप पढ़ेंगे, इसी तरह से पढ़ेंगे याद करके, तब आपको एग्जाम में अच्छे से आप बना सकते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे सीधा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। तो विभिन्न विद्वानों द्वारा मनोविज्ञान की परिभाषाएं दी गई है और इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सीजीटेट, पुनः मैं कहूँगा सीजीटेट और सीजी हॉस्टल वार्डन शिक्षक भर्ती का जो भी तैयारी कर रहे हैं, सीटेट का भी, तो वो अच्छे से देखें इसको, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। बोरिंग और नगफल्ड व वेल्ड इन्होंने क्या कहा? मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। तो देखिए मानव प्रकृति का अध्ययन है, ये कौन कहते हैं? तो बोरिंग और नगफल्ड कहते हैं। तो याद रखिएगा इसको, 7 से 8 बार पढ़िए, याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है गरीसन व अन्य। मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। अब देखिए प्रत्यक्ष मानव व्यवहार की बात कौन करते हैं? गरीसन, ऐसे याद रखेंगे आप। और मानव की प्रकृति के अध्ययन के बारे में कौन बात करते हैं? बोरिंग व वेल्डा। ऐसे ये 2 नाम याद रखेंगे तो वहाँ आपको ऑप्शन चुनने में सरल जाएगा। स्किनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप एम पे टिक कर लीजिए। वुडवर्थ और स्किनर का परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो सेंट्रल टेट का एग्जाम हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या फिर आपके हॉस्टल वार्डन का हो। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। तो देखिए मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। व्यवहार की बात करता है और अनुभव की बात करते हैं, कौन करते हैं? स्किनर, ये नाम याद रखेंगे। और मन क्या कहते हैं? आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से। अब देखिए व्यवहार की वैज्ञानिक खोज की बात किसने कर दिया? मन ने कर दिया। तो ये मन से व्यवहार की वैज्ञानिक खोज की बात कर देते हैं, ऐसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है पिल्सबरी। तो पिल्सबरी क्या कहते हैं? पिल्सबरी का कहना है मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जाती है। तो देखिए संतोषजनक बात करते हैं, संतोषजनक, और कहते हैं मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है।
तो मानव व्यवहार के विज्ञान की बात करते हैं पिल्सबरी। क्रो और क्रो, ये भी परिभाषा आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधी अध्ययन करता है। देखिए मानव व्यवहार और मानव संबंधी बात कर देते हैं, कौन, क्रो और क्रो। वुडवर्थ क्या करते हैं, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। देखिए वातावरण की बात करते हैं ये वुडवर्थ, और व्यक्ति की क्रियाओं की बात करते हैं। तो वातावरण और व्यक्ति की क्रिया जहाँ दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि वुडवर्थ ने इस परिभाषा को दिया है। अगला जो परिभाषा है और ये अंतिम परिभाषा है जेम्स। मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में की जाती है। तो देखिए इनकी जो परिभाषा है चेतना का वर्णन करते हैं ये, और व्याख्या के रूप में बात करते हैं कौन, जेम्स। तो ये 8 परिभाषा आप अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगला वीडियो जल्द ही आएगा आपका, तो ये वीडियो जरूर अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी पहुंच जाए। और आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। जय हिंद।